A very good morning, dear students. In today's 12th Commerce Economics class, we will discuss about the supply of money. Supply of money. Examination point of view से सबसे important topic supply of money. देखिएगा, supply of money को explain किया जाता है. It is a stock concept. It is a stock concept. ठीक है. It refers to the total amount of money available at a particular point of time. Total currency available in an economy at a particular point of time. इसे अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है. Total currency held with the people. Total currency held with the people of the country during a particular point of time या at a particular point of time. सबसे पहली चीज सप्लाई ऑफ मनी स्टॉक कॉन्सेप्ट है. यहां पर समझिएगा, मनी को जो स्टोर करना है तो दो तरह की चीजों के बारे में बात करते हैं अपन. एक डिमांड ऑफ मनी, एक अपन बात करते हैं सप्लाई ऑफ मनी की. देखो, डिमांड ऑफ मनी कौन करेगी? पब्लिक. सप्लाई ऑफ मनी कौन करेगा? इशूअर. इशूअर ऑफ द करेंसी. तो सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. इट रेफर्स टू द टोटल करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. यानी कि इसको तो अपने सिरे से खारिज कर दिया. नोट क्या लिखते हैं यहां पर? द करेंसी हेल्ड विद द इशूअर विल नॉट बी द पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी. सप्लाई ऑफ मनी का पार्ट नहीं होगा. क्या नहीं होगा? द मनी हेल्ड विद द इशूअर. जो पैसा इशूअर के पास में है वो पैसा मनी सप्लाई का पार्ट नहीं माना जाएगा. ठीक है, पहला पॉइंट ये क्लियर. मैं पूछूं सप्लाई ऑफ मनी क्या है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. इट रेफर्स टू टोटल करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक. हेल्ड विद द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. करेंसी में क्या आएगा? करेंसी में पेपर करेंसी भी आ सकती है, कॉइन्स भी आ सकते हैं. क्या आ सकती है? पेपर करेंसी भी आ सकती है और कॉइन्स भी आ सकते हैं. अब अपन थोड़ा सा और आगे डिस्कशन करते हैं. इसके 4 मेजरमेंट्स दिए जाते हैं. सिलेबस में हमारे केवल एक ही मेजरमेंट है. अपन डिस्कशन चारों के बारे में करते हैं थोड़ा बहुत. सबसे पहला जो मेजरमेंट आता है M1, मेजरमेंट ऑफ मनी. M1 इसे डिनोट किया जाता है C प्लस DD प्लस OD से. C stands for currency, whether in the form of C stands for currency, whether in the form of coins or paper currency. C क्या है? coins भी हो सकते हैं प्लस पेपर करेंसी भी हो सकती है. C stands for currency. DD stands for demand deposits. ये क्या है? डिमांड डिपॉजिट्स. डिमांड डिपॉजिट्स क्या होती हैं? विच कैन बी विड्रॉन और ट्रांसफर बाय कॉल. जो पैसा डिमांड करने से या तो निकाला जा सकता है या फिर ट्रांसफर किया जा सकता है. ऑन इसको अपन सीधी भाषा में ये कह सकते हैं, जो सेविंग्स हैं आपकी, ठीक है, जो सेविंग अकाउंट होता है जिस पर आप अपने चेक इशू कर सकते हैं, चेकेबल डिपॉजिट्स जो होती हैं, या ATM कार्ड के थ्रू आप पैसा निकाल सकते हैं, जो पैसा आप लिक्विडेट कर सकते हैं, दैट इज डिमांड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट्स को क्या कहा जाता है? चेकेबल डिपॉजिट्स. दीज आर चेकेबल डिपॉजिट्स विच कैन बी विड्रॉन ऑन कॉल्स, जिसे कॉल्स पर निकाला जा सके. अब बात करते हैं OD, अदर डिपॉजिट्स. अदर डिपॉजिट्स. अदर डिपॉजिट्स में अपन 3 चीजें लेकर के चलते हैं. पहली चीज, deposits made by public finance, public financial institution like NABARD, with RBI.
आप इतना सा याद रख लीजिए, डिपॉजिट्स मेड बाय नाबार्ड विद आरबीआई, डिपॉजिट्स मेड बाय नाबार्ड विद आरबीआई। नाबार्ड अपने को याद रह जाएगा, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, डिपॉजिट्स मेड बाय नाबार्ड विद आरबीआई। उल्टा मत लिख देना, आरबीआई डिपॉजिट्स विद नाबार्ड मत लिख देना। क्या लिखना है, नाबार्ड ने डिपॉजिट किसके पास कराई है, आरबीआई के पास कराई है। दूसरी चीज, डिपॉजिट्स मेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद आरबीआई। जो फॉरेन गवर्नमेंट हैं वो, या फिर फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो, अगर वो भी हमारे सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट्स कराएं तो उसे किसका पार्ट माना जाएगा, अदर डिपॉजिट्स का पार्ट माना जाएगा। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है डिपॉजिट्स मेड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विद आरबीआई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विद आरबीआई। ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, ओडी। मुझसे क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में, जनरली क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। पूछा कैसे जाता है, एक्सप्लेन मनी सप्लाई एंड इट्स मेजरमेंट्स। आपका आंसर क्या होना चाहिए, मनी सप्लाई क्या होता है, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, इट रेफर्स टू टोटल करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद आप M1 लिखते हैं, मेजरमेंट 1 लिखते हैं। मेजरमेंट 1 क्या हो गया, C प्लस DD प्लस OD। अब इसे एक्सप्लेन करना, C में क्या आता है, C कंसिस्ट ऑफ पेपर करेंसी एंड कॉइन्स, C कंसिस्ट ऑफ पेपर करेंसी एंड कॉइन्स। DD स्टैंड्स फॉर डिमांड डिपॉजिट्स, इट इज डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स आर चेकेबल डिपॉजिट्स which can be withdrawn or transferred by calls, which can be withdrawn or transferred by calls. OD other deposits, OD क्या होता है, अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स में 3 तरह के डिपॉजिट्स, कौन कौन सी, पहले डिपॉजिट कौन सी आई, नाबार्ड ने जो पैसा आरबीआई के पास जमा कराया, डिपॉजिट्स मेड बाय पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद आरबीआई। दूसरा, डिपॉजिट्स मेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट और फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद आरबीआई। तीसरा, डिपॉजिट्स मेड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विद आरबीआई। ये तीनों तरह के डिपॉजिट्स अदर डिपॉजिट्स में कंसीडर की जाएंगी। अब एक बात और ध्यान रखना, यहां पर ये जो डिपॉजिट्स आती हैं, एक आता है ग्रॉस डिपॉजिट्स, एक आता है नेट डिपॉजिट्स। इन दोनों में फर्क क्या होता है वो समझिएगा। Gross deposits consists of interbanking transactions, while net deposits exclude interbanking transactions. अब बात ये समझ में नहीं आती इंटरबैंकिंग ट्रांजेक्शन क्या होता है। 3 बैंक लेते हैं यहाँ पर, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और एक ले लेते हैं एक्सिस ले लेते हैं। चलिए ठीक है, कोई एक बंदा है, उसका अकाउंट, ए नाम का बंदा है, उसका अकाउंट ओबीसी में, उसको बी को पेमेंट करना है। किसको पेमेंट करना है, बी को पेमेंट करना है। ए ने चेक दिया बी को, ए का अकाउंट किस में है, ओबीसी में। बी का अकाउंट किस में है, एसबीआई में। बी का अकाउंट किस में है, एसबीआई में। ए ने चेक दिया बी को, पहले तो ये बताओ ए कौन सी बैंक का चेक फाड़ेगा, ओबीसी का ना, क्योंकि इसका अकाउंट तो इसी में है। तो इसने ओबीसी बैंक का चेक पकड़ाया किसको, बी को। अब बी उस चेक को लेकर के कहां जाएगा, एसबीआई में, इसका अकाउंट यही है। ये उस चेक को डिपॉजिट कराने के लिए स्टेट बैंक में गया, रसीद भरी, स्टैंप लगाई, जमा करा दिया। अब वो जो जमा करा दिया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी जेब से वो पैसा देगा क्या इसको, नहीं, वो पैसा इसके अकाउंट से क्लेम किया जाएगा। जब इसके अकाउंट से क्लेम किया जाएगा तो स्टेट बैंक क्या करे, स्टेट बैंक वो चेक लेकर के यहाँ जाए, है ना,
चेक लेकर के यहाँ जाए, वो चेक यहाँ जमा कराए, उसके बाद पैसा दे, ऐसा होगा? नहीं होगा। इनके आपस में जो अकाउंट हैं, इन हर एक बैंक के अकाउंट को मैनेज कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। कौन करता है? सेंट्रल बैंक। तो एक ऑटो जनरेटिंग एंट्री की जाएगी, जिसमें एंट्री में क्या कर दिया जाएगा? स्टेट बैंक के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा और ओबीसी के बैंक के अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। यानी कि ओबीसी का बैलेंस कम हो जाएगा और स्टेट बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। ओबीसी अपने बैलेंस को रिकवर करेगा एक एक खाते से, ठीक है? और स्टेट बैंक का जो खाते में जो बैलेंस बढ़ा है, वो बैलेंस किसके अकाउंट में चला जाएगा? बी के अकाउंट में चला जाएगा। इसे सेटलमेंट प्रोसेस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सेटलमेंट प्रोसेस। अब इसी तरीके से मान लो अपन ने 2 आदमियों का नाम लिया, 3 4 5 6 7, पता नहीं कितनी ब्रांचेस हैं, है ना? अनकाउंटेड ब्रांचेस हो सकती हैं अपने पास में, छोटे छोटे गाँव में भी आजकल ब्रांचेस हैं। तो एक दूसरी ब्रांच के ऊपर न जाने इस तरह के कितने चेक्स क्लेम होते होंगे। तो वो जो चेक्स क्लेम होते हैं, क्या उन चेक्स को कंसीडर किया जाए? ना, दे आर इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। वो क्या है? इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। दीज इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स आर नॉट कंसीडर्ड इन सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है? इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स मस्ट बी इग्नोर्ड। एक लाइन याद रख लेना, इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स मस्ट बी इग्नोर्ड, नहीं आने। यानी कि अपन ग्रॉस डिपॉजिट्स काम में नहीं लेंगे, अपन कौन से डिपॉजिट काम में लेंगे? केवल नेट डिपॉजिट्स काम में लेंगे। याद रह जाएगा, क्या काम में लेनी है? नेट डिपॉजिट्स काम में लेनी है। यहाँ पर जहाँ पर भी डिपॉजिट वर्ड काम में आया, उन सबके साथ में क्या लिखा हुआ है? नेट लिखा हुआ है, ये मान लेना, ग्रॉस कहीं भी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं M2, M3, M4। हालांकि ये तीनों ही अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आने हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, बस खाली होते क्या है। M2, M3 आपको अपनी कॉपी में लिखने जरूर है। M2 में क्या कंसीडर किया जाएगा? देखिएगा, M1 तो आएगा ही आएगा, प्लस डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। यानी कि यहां पर टर्म डिपॉजिट्स आ जाएंगी पोस्ट ऑफिस के साथ में आपने जो कर रखी हैं। M2 में M1 तो आएगा ही आएगा, यानी कि इसमें C प्लस DD प्लस OD तो ही है, और उसके साथ में क्या ऐड कर दिया आपने? डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। M3 में M1 आएगा, डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा? डिपॉजिट्स विद, ये टर्म डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक है। ये क्या है? टर्म डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। दोनों में फर्क क्या हो गया? यहां पोस्ट ऑफिस आ गया और यहां क्या आ गया? कमर्शियल बैंक आ गया। टर्म डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, यानी कि M1 में C प्लस DD प्लस OD तो ही है। अब बात करते हैं M4। इसे ब्रॉड मनी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं अपन? ब्रॉड मनी कहते हैं। ब्रॉड मनी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। सारी चीजें कैसे आती है? देखो, M3 का मतलब क्या हो गया? M1 प्लस डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, प्लस क्या छोड़ दिया था अभी तक? डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। इसको भी लिख दो यहां पर, डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, ठीक है? M1 में क्या आया? C प्लस DD प्लस OD। M2 में क्या आया? M1 तो है ही है, साथ साथ में पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स भी आ गई। लेकिन ये डिपॉजिट्स कौन सी हैं? टर्म डिपॉजिट्स हैं। कौन सी हैं? टर्म डिपॉजिट्स, सॉरी, टाइम डिपॉजिट्स। इट्स नॉट टर्म डिपॉजिट्स, इट इज टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है? अब अपन आगे चलते हैं। M3 में क्या आया? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। M4 में क्या आया? M3 प्लस डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। इसे क्या कहते हैं? ब्रॉड मनी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ब्रॉड मनी। जब ये ब्रॉड मनी है तो नैरो मनी कौन सी हो जाएगी? M1। नैरो मनी क्या होगी? M1। M4 क्या है? ब्रॉड मनी है। याद रह जाएगा। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में दिए जाएंगे। आपको उन असाइनमेंट को कवर करना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू मे कॉन्टैक्ट मी पर्सनली। थैंक यू।